हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे चैनल सिविल संकल्प बाय साहू रोहित में। हमने चैप्टर 1 से लेके लगभग 1 मिनट, इसको पेन को पकड़ लूँ ज़रा। अभी तक क्लास 8 का चैप्टर 1 से लेके 13 तक हो गया, ख़त्म हो गया, यहाँ तक करवा दिया। अब हम 14 से लेके 18 तक का पढ़ेंगे। इसके बाद साइंस क्लास 8 ख़त्म हो जाएगा। और इसी वीडियो में इस क्लास 8 से रिलेटेड जो भी PYQ जितने भी गिने चुने 1, 2, 5, 10, 15, 20 जो भी आ रखे होंगे पिछले 5-10 सालों में, उनको मैं ला के उनको डिस्कस करूँगा ताकि आपको पता चल सके कि हाँ, जो मैं पढ़ाया हूँ क्वेश्चन उसी में से आया है और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है। और आगे भी अगर 8th क्लास से क्वेश्चन आया तो इन्हीं टॉपिक से होगा, तो मैं PYQ भी कराऊंगा इस वीडियो में। बस इतना ही, जिसमें चैप्टर 14 है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना, ठीक ठाक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 16 लाइट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 17 और 18 सिंपल चैप्टर है, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है। हिंदी में देखा जाए तो कुछ हद तक ये सेम है। इसमें रेड पेन ये रहा। तो चैप्टर 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 चैप्टर और हमारा क्लास 8 ख़त्म हो जाएगा। इसमें चैप्टर 14 हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला कंसेप्ट है व्हाट इज़ गुड कंडक्टर एंड व्हाट इज़ बैड कंडक्टर। जिसमें गुड कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होता है वो होता है गुड कंडक्टर, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, इसको कहते हैं बैड कंडक्टर। जैसे लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, टेप वाटर, साल्ट वाटर, सॉल्यूशन, इसमें करंट पास होता है। अब इसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट यही है कि करंट वहीं से पास होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मतलब इधर उधर मूवमेंट होता है। अब ये जितने भी है लेमन जूस, विनेगर, सॉल्ट वाटर, टैप वाटर, सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, चार्ज्ड पार्टिकल कहते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होता है इसलिए। अब वहीं पे अगर डिस्टिल्ड वाटर ले लिया जाए, डिस्टिल्ड वाटर मतलब एकदम क्लीन वाटर, नो पार्टिकल्स, तो ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, वेजिटेबल ऑयल भी नहीं करेगा, मिल्क, हनी, माने प्योर वाटर हैज नो डिजोल्व सॉल्ट। जहाँ ये डिजोल्व सॉल्ट होगा वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वैसे नहीं करेगा। हिंदी में देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, ओबियसली नींबू का रस, विनेगर, ये पानी घोल। मेन कंसेप्ट क्या है, डिजोल्व्ड सॉल्ट का। इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि इसके अंदर डिजोल्व्ड सॉल्ट है और यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है की पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, व्हेन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन salt, acid, base is dissolved in water, solution become conductor। क्यों? क्योंकि dissolved salt जो होता है ना वो इसमें मिक्स हो जाता है, इसीलिए, और कोई कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट इज टेस्टर। तो टेस्टर जस्ट लाइक टू चेक टू चेक इलेक्ट्रिसिटी, बस इसीलिए टेस्टर होता है। इसका कोई कहीं कोई क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा था, आप स्किप भी कर सकते हो, बाकी लिखा हुआ है आप पढ़ लेंगे, अटैक से समझ आ जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि एलईडी ही बेटर क्यों होता है, क्योंकि एलईडी का फुल फॉर्म पहले तो लाइट इमिटिंग डायोड है। जब ग्लो होता है, ग्लोज इवन विद ए स्मॉल करंट, मेक इट आइडियल फॉर डिटेक्शन वीक करंट। एलईडी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही कम करंट भी होगा ना, बहुत ही कम करंट, तो भी एलईडी थोड़ा बहुत ग्रो कर देगा, मतलब जलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि बिजली है कि नहीं है, कम है ज़्यादा है, ये पता चल रहा है एलईडी से। नेक्स्ट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस, जब इलेक्ट्रिक करंट बिजली पास होता है किसी लिक्विड से तो केमिकल रिएक्शन होता है, उसी को कहा गया, सिंपल, और कुछ नहीं है। यहाँ पे टेस्टर का वही कंसेप्ट है, मेन है नीचे इलेक्ट्रिक करंट। जब भी
विद्युत धारा किसी चालक द्रव्य द्वारा पास होती है तो रासायनिक क्रिया होती है। ये इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर जो एप्लीकेशन है क्वेश्चन का, कहाँ का यूज होता है, उस पर क्वेश्चन पूछा था। जैसे पहला है कि जब भी पानी में से बिजली पास करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, वो बबल के फॉर्म में रिलीज होगा। तो यहाँ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बना के कि पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो कौन सा गैस रिलीज होगा। 4 ऑप्शन दे दिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्या केमिकल रिएक्शन होता है, मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होता है। यहाँ बात आती है इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो जब हमें जो भी केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, कोई भी एलिमेंट जो होता है ना, वो दो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस से मिलकर बना होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कैथोड और नेगेटिव को कहते हैं एनोड। तो यही जो एनोड और कैथोड होता है, ये इसी को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। तो बस और कुछ नहीं। जो वाटर, मान लो उसमें कोई सा भी मेटल है, पानी में जब उसमें बिजली पास करते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, बस यही कंसेप्ट है। नेक्स्ट है कलर चेंज। हाँ, कलर चेंज होगा क्योंकि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन होता है तो कलर चेंज तो होगा ही होगा। तो ये वाला कंसेप्ट है। और न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म होगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन जहाँ भी होता है वहाँ नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। बस वही गैस के बुलबुले, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होता है, इलेक्ट्रोड्स पे धातु जमा हो जाती है, घोल का रंग बदल जाता है, नए पदार्थ बनते हैं। इन दोनों का कारण जिसना है क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक क्रियाएं हो रही है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड। ये लीजिए, इलेक्ट्रोड भी लिखा हुआ है, यही मैं बताया था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव को एनोड, नेगेटिव को कैथोड। एक मिनट, मुझे यहाँ कंफर्म करना होगा पॉजिटिव को और नेगेटिव को क्या कहते हैं। हाँ, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। ऊपर जो हम लिखे थे यहाँ पे, इसको आप वो कर लीजिएगा चेंज, बाकी ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोड्स। अब हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी यही है जनरली। इलेक्ट्रोड हो गया, कैथोड जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव, एनोड और यहाँ पे कैथोड। अब इसी के ऊपर जब भी बिजली पास होती है तो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे, मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए तो पॉजिटिव पॉजिटिव पे जाके चिपक जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पे जाके चिपक जाएगा। ये वाला कंसेप्ट है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चिपकने का। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ऑन अनदर मेटल। समझ में अभी आ जाएगा कैसे। किसी एक मेटल पे, मान लीजिए ये मेटल 1 है, इसके ऊपर दूसरे मेटल का लेयर चढ़ा दिया जाए मेटल 2 का, तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसी को कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है। जैसे बिजली जब इसके अंदर पास करते हैं तो वही सेम कंसेप्ट, इलेक्ट्रोड अपने 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 चार्ज पे जाकर जमा हो जाएगा। तो जमा हो जाएगा तो उसके ऊपर एक लेयर डेवलप हो जाएगा, तो इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा गया। ये क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है ये नहीं पूछा जाता। कोई भी एक फिनोमेना दे दिया जाएगा, उसके पूछेगा कि इसमें क्या मैकेनिज्म है, हाँ वहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। जैसे क्या पूछ देगा कि द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ऑन अनदर मेटल। एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर चिपकाना बिजली को पास करके, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेज से क्या क्वेश्चन आता है। पहला है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, लोहे पर जिंक का लेपन। ये जिंक लिखा हुआ है, स्पेलिंग एरर। तो आयरन क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट से आया, पानी के कांटेक्ट से आया, हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या होता है, रस्टिंग होता है। रस्टिंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ जनरली रिएक्ट कम करता है, नहीं करता है, ये कारण। तो हमें इससे हमारा जो आयरन है वो सेफ रहता है, बचा हुआ रहता है। यही सब कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इम्प्रूव अपीयरेंसेज। अपीयरेंसेज, हाँ मतलब चमकदार बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर में प्लेटिंग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को ड्यूरेबल बनाते हैं। अगर मान लो जैसे एग्जांपल है, क्रोमियम का प्लेटिंग करते हैं उन बाइसाइकिल हैंडलर। क्रोमियम क्या होता है, वो भी सेम ऑब्जेक्ट को जल्दी कोरोड नहीं होने देता, मतलब
जंग नहीं लगने देता, तो इसलिए। टिन प्लेटिंग ऑन फूड कैन, जो खाने का डब्बा होता है उसके ऊपर टिन की प्लेटिंग करते हैं, सेम वही कारण है, फूड को सेफ रखता है, ऑक्सीजन और पानी का जो कॉन्टैक्ट है उसको बनने नहीं देता है, इसमें भी यही कंसेप्ट है। फिर निकल प्लेटिंग ऑन टैप, तो हमारा टोटी वोटी होता है, बाथरूम की जो फिटिंग्स होती है उस पर निकल की प्लेटिंग होती है। मतलब जितने भी प्लेटिंग है उसका मेन पीछे का कंसेप्ट क्यों अगर ढूंढा जाए तो इसलिए क्योंकि वो ऑक्सीजन पानी ये सब को हावी नहीं होने देता है, इसीलिए, वरना ख़राब हो जाएगा जल्दी। लीजिए हमारा चैप्टर 14 ख़त्म। कितना छोटा सा चैप्टर था, अगर हम बुक से पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे आलतू फालतू की बातें जो बीपीएससी में नहीं पूछा जाता। तो बीपीएससी में सिर्फ इतना पूछा जाता है, उतना ही पढ़िए, काम खत्म। क्यों इतना दिमाग लगाना, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो रहा है बुक, और क्या। नेक्स्ट है चैप्टर 15, रेड थीम है, कलर चेंज करते हैं ग्रीन में। इससे पहले ज़रा हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में भी सेम लिखा हुआ, अलग अलग एग्जाम्पल के साथ प्लेटिंग किया गया है, पीछे का कारण वही है। नेक्स्ट चैप्टर 15, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। कुछ प्राकृतिक घटनाओं में ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये बेसिकली थंडर स्टॉर्म का बता रखा है। थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग वाला जो कंसेप्ट है, LIGHTANING, इसके पीछे का बता रखा है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज, 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को भगाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। एग्जांपल क्या है, रोड को जब वूल से रब करते हैं, मतलब, या फिर जब कंघी को मतलब हम पेपर से रब करते हैं तो चार्ज डेवलप हो जाता है, तो हाँ पॉजिटिव चार्ज। इन सब के पीछे का मेन कारण है वही फ्रिक्शन, जो पीछे से चैप्टर में पढ़े हैं कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट डेवलप होता है। हीट डेवलप होता है तो जहाँ हीट है वहाँ चार्ज है, जहाँ चार्ज है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सब कंसेप्ट कब कहाँ कैसे पूछ दे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कोई डरने की बात नहीं है, सब आराम से हो जाता है। यहाँ पे आ गया लाइटनिंग। लाइटनिंग क्यों होता है, तो लाइटनिंग इसलिए होता है क्योंकि जो बादल होता है ना उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप होता है। ये बताया था ना कि जहाँ चार्ज होगा वहीं इलेक्ट्रिसिटी आएगा। तो अब जब चार्ज है वो इतना भारी और पावरफुल हो जाता है कि वो पृथ्वी में आके नीचे गिर जाता है। इसके पीछे का कंसेप्ट ऐसा है कि मान लीजिए ये बादल है हमारा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नीचे डेवलप होता है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर डेवलप होता है, और नीचे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इधर आके ये अट्रैक्ट हो जाता है, पृथ्वी पे आके अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये है लाइटनिंग का कंसेप्ट। अब लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म, चूँकि हम ऊपर एक थंडरस्टॉर्म लिखे है, हमारा थंडरस्टॉर्म है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड एक कंसेप्ट हम क्लियर कर लें। उससे पहले हिंदी में देख ले, तो वही सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव और लाइटनिंग। लाइटनिंग के बाद हाँ वही कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। तो एक चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है कि लाइटनिंग हमें पहले सुनाई देता है, बाद में आवाज़ आता है, साउंड, आवाज़ बाद में आता है। तो इसका कारण सिर्फ इतना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से, हवा के स्पीड से ज़्यादा। तो यही कंसेप्ट है कि लाइटनिंग इसलिए हमें पहले सुनाई दिखाई देता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। और दूसरा क्या है कि जो थंडर स्टॉर्म जो गर्जना होता है उसमें साउंड ही क्यों सुनाई देता है, कैसे, उसका पीछे का कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए ये हवा है, इतना एक कॉलम ऑफ एयर है, ये हवा है, इसमें अचानक से बिजली निकली, तो बिजली जैसे ही निकलती है एक पतला सा एक एयर को वैक्यूम बना देता है, और इधर से हवा एक साथ टकराती है, ढूम, ऐसे करके उसका साउंड रहता है। ये पीछे क्या कंसेप्ट है, जैसे ही बिजली पास हुई उस मिनी सेकंड में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एक होल क्रिएट हो जाता है पूरे एयर में, और वो आजू बाजू की हवाएं अचानक से टकराती है तो ढूम से आवाज़ आता है, और थंडरस्टॉर्म मतलब गर्जना, वो है उसके पीछे का कंसेप्ट। फिर नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, अर्थक्वेक पे आते हैं। तो अर्थक्वेक से भी क्वेश्चन आता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसमें मेन क्या है, अर्थक्वेक होता क्यों है, तो जो क्रस्ट का मूवमेंट होता है, प्लेट का मूवमेंट, सिस्मिक वेव, उन सब के कारण होता है। फोकस क्या होता है, पृथ्वी के अंदर वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ। एपिसेंटर क्या होता है,
पृथ्वी के ऊपर अर्थ के सरफेस पे वो पॉइंट जहाँ से डैमेज सबसे पहले दिखा। सिस्मोग्राफ होता है जिस पे अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करे, और रिचर स्केल होता है जिसमें इसकी मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड कर सके, ये होता है। नेक्स्ट ख़त्म चैप्टर 15 भी। तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर भगा भगा के करा रहे, नहीं, वही करा रहे हैं जो पेपर में पूछा जाता है। अगर आपके पास बुक है, आप बुक पलटा के देख सकते हैं। आप खुद से भी अगर पढ़ेंगे तो आप उन्हीं पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे जो बीपीएससी में पूछा जाता है, और बाद में देखेंगे अरे तो मेरे पीडीएफ में सेम टू सेम है, तो आप एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ के फिर अंडरलाइन करिए। इससे अच्छा आप डायरेक्ट मेरा वीडियो देख लीजिए, मेरे पास पीडीएफ भी है ही, टेलीग्राम पे आ ही जाएगा, तो बात बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी 16th चैप्टर लाइट, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे पहला कंसेप्ट है इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? मान लीजिए एक सरफेस पे ऐसे करके लाइट आई और वो टकरा के चली गई, लेकिन मेन क्या है, एक 90 डिग्री का लाइन बनेगा, तो जो 90 डिग्री से और जो रिफ्लेक्टेड लाइट, जो इंसिडेंट लाइट थी, मतलब जो लाइट आई उसका 90 डिग्री पे जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ आई माने एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और जो 90 डिग्री के बाद और लाइट जो रिफ्रैक्ट होकर वापस चली गई उसको एंगल ऑफ आर बोलेंगे। तो हमेशा याद रखें एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, ये परावर्तन रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? परावर्तन। और ये आपतित लाइट, मतलब जो आने वाली लाइट है और जो जाने वाली लाइट है, वो जो 90 डिग्री पे जो एंगल बनाती है वो हमेशा सेम रहेगा। ये पहला रूल है, ये रूल से डायरेक्ट पूछ देते हैं पेपर में, या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स फॉर्म करके पूछ देते। तो आपको अगर कंसेप्ट पता होगा तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कर सकते हैं सोल्व, नहीं तो ऑप्शन देख के आराम से हो जाएगा सोल्व। तो ये है। अब इसमें आ गया पहला इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इसमें क्या है? अपतित किरणें सतह पर पड़ने वाली प्रकाश, परावर्तित किरणें सतह से लौटने वाली, रिफ्लेक्टेड होता है जो ज़मीन पर टकरा के वापस जाने वाली। उसके बाद ये है नॉर्मल लाइट। नॉर्मल क्या होता है? 90 डिग्री वाला, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवलंबित लाइट। फिर आपतन कोण और परावर्तन कोण, जो एंगल बनता है उसको आपतन और परावर्तन कोण कहते हैं, जिसके पीछे का कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ तो यही है, एक मिनट ब्लैक होगा, तो इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, जो मैं बता चुका हूँ वही है। नेक्स्ट इज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगे। इस लाइन को आप रट लीजिए। क्या है इसका मतलब? मैं बताता हूँ। आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और नॉर्मल जो है, ये तीनों एक ही सरफेस पे होंगे। इसका मतलब जो भी सरफेस है जहाँ टकराया उधर ही वापस होगा, इधर ही जाएगा। ऐसा नहीं है क्रॉस करके वो दूसरी तरफ चला गया, नो, दिस इज नॉट। ये मेन बात है। वो होता है रिफ्रैक्शन में, REFRACTION। ये एक कंसेप्ट है, 9th क्लास का कंसेप्ट है, 10th क्लास का कंसेप्ट है, ये आगे पढ़ाऊंगा। वो रिफ्रैक्शन में होता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन का ही टाइप है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नाम से ही समझ आ रहा है, अगर सरफेस एकदम प्लेन है तो रेगुलर होगा, अगर सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है तो रिफ्लेक्शन भी यूँ भाग जाएगा, ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो वो है। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला। क्वेश्चन आपका फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से पूछा जाता है, क्वेश्चन आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पूछा जाएगा इस चैप्टर में। उसके बाद जो ये नीचे है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, पेरिस्कोप, कलाइडेलियोस्कोप, इनके पीछे जो कंसेप्ट है ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ तो नाम से ही समझ आ रहा है, दो या दो से ज़्यादा मिरर होंगे और वो आपस में टकरा के बहुत सारी इमेज बना सकती है। दूसरा है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? दो मिरर को, दो शीशे को, प्लेन मिरर जो आपके घर में होता है वो प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ, उसको 45 डिग्री पे बना रखते हैं, जिससे क्या होता है? लाइट दूर तक पास होती है। अब जैसे सबमरीन्स हो गए, वॉर टाइम ऑब्जर्वेशन, इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे वॉर के टाइम में क्या होता है? गड्ढा बना दिया, अब यहाँ पे एक दीवार है और यहाँ वो
वो लगा दिए पेरिस्कोप टाइप का। अब ये ऊपर का देख लेगा, ये इसमें नहीं बन रहा, यहाँ से मान लीजिए ये सरफेस है, ऐसे करके एंगल पे है ना, और यहाँ से ये पूरा मिट्टी के नीचे है, तो ऊपर क्या चल रहा है वो गड्ढे में बैठे इंसान को दिख जाएगा, क्योंकि लाइट आई रिफ्लेक्ट होकर इसके पास आई। इस तरीके का कंसेप्ट है। तो पेरिस्कोप पूछ दे, या फिर जो मैं समझाया हूँ इसको वर्ड्स के फॉर्म में क्वेश्चन में पूछ दे बीपीएससी, कि मान लीजिए वॉर चल रहा है, उसमें गड्ढे में बैठा एक सोल्जर ऊपर जो भी हलचल हो रही है उसको एक शीशे के थ्रू देख रहा है, जिसको पेरिस्कोप कहते हैं। तो बताइए उसके पीछे उस पर क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे बेस है। तो ये वाला मैं समझाने का ट्राई कर रहा था। नेक्स्ट है कलाइडियोस्कोप। कलाइडियोस्कोप भी इसी पे होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें ये भी सेम उसी के बेस पे होता है। तो इसके पीछे का प्रिंसिपल पूछा जाएगा कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड पेरिस्कोप एंड कलाइडियोस्कोप, सेम प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज द प्रिंसिपल जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इज सनलाइट एंड डिस्पर्जन। सनलाइट एंड डिस्पर्जन क्या होता है, तो सनलाइट में 7 कलर होती है। ठीक है, सनलाइट में 7 कलर, उसको विवग्योर कहते हैं। इसको आप मतलब रट लीजिए विवग्योर को, मैं बताता हूँ कैसे आप रट सकते हैं। VIBGYOR। अब विवग्योर ऐसा है कि जो ये लाइन है इसका मतलब जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, माने वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा इंडिगो का उसका होगा, ब्लू का होगा, ग्रीन का होगा, येलो का होगा, ऑरेंज का होगा, रेड का होगा। ये है वेवलेंथ का डायरेक्शन, साइज। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये है फ्रीक्वेंसी का। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, वो फ्रीक्वेंसी के मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ऑब्वियसली अगर रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। और इस कंसेप्ट से हजारों क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन कि सूरज की लालिमा सूरज के ढलने के बाद क्यों दिखती है, पहला क्वेश्चन। फिर सुबह सूरज लाल क्यों दिखता है, दूसरा क्वेश्चन। आसमान नीला क्यों दिखता है, तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद आसमान वाइट क्यों दिखता है दोपहर में, चौथा क्वेश्चन। मतलब हर जो भी कंसेप्ट है सब में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, आर लगा हुआ है, रिफ्रैक्शन, यही दोनों यूज होता है। और उसमें ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का खेल है, नथिंग एल्स। बहुत आसान टॉपिक है, जैसे जैसे जो कंसेप्ट आएगा 9th क्लास में बेसिकली है, मैं सब क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे एक वर्ड है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को हिंदी में क्या कहते हैं, विक्षेपण। हाँ, तो ये 7 कलर जो है वो स्प्लिट हो जाता है, मतलब आपस में टूट जाता है, टूट के वाइट कलर बना लेता है, उसको कहते हैं। जैसे रेनबो क्या है, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट इन द एटमॉस्फेयर। अब रेनबो क्या होता है, रेनबो में डिस्पर्जन ही तो होता है जो भी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई जनरली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बेसिक ये जो है ना इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, प्यूपल क्या होता है, लेंस क्या होता है, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व। तो इन्हीं से क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बेसिक डेफिनेशन जो होते हैं उन्हीं से पूछा जाता है। कॉर्निया, पतरिका, पुतली, नेत्र लेंस, इन्हीं सब में से। तो जिसमें से सबसे ऊपर है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है ना हमारे आँख का, जो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का, उसी को कॉर्निया कहते हैं। आँखों के अंदर जो यहाँ पे ये होता है और उसके बाद पूरे हिस्से में जो वाइट कलर का होता है इसी को कॉर्निया कहते हैं। और जो कलर्ड पार्ट होता है उसको आइरिस कहते हैं। जो ये हो गया इसको आइरिस कहते हैं। इसमें लाइट एंटर करता है, जो भी लाइट एंटर करता है ना वो इसी के थारे होते हैं। ऐसा नहीं वाइट कलर में जो होता है यहाँ से लाइट घुस गया, नहीं, ये नहीं है। ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है जिसको आइरिस कहते हैं, इसी से लाइट है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि लाइट एंटर्स थ्रू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन्स, लाइट एंटर्स थ्रू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। तो आइरिस ये है। कंट्रोल वो नहीं, दिस इज कंट्रोलिंग, दिस इज कंट्रोलिंग ऑफ लाइट। एक मिनट इसको इरेज कर जरा। हाँ, दिस इज कंट्रोलिंग ऑफ लाइट। जो आइरिस है वो लाइट को कंट्रोल करता है, और जो लाइट एंटर करता है वो
ये वाइट पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट जो है इसके थ्रू एंटर करता है। तो जब भी लाइट जाता है तो आप ध्यान देगा आपकी जो पुतलियाँ होती है वो सिकुड़ जाती है, वो जो आइरिस होता है थोड़ा बड़ा छोटा ऐसे होता है। फिर नेक्स्ट है प्यूपिल, ओपनिंग इन द आइरिस। आइरिस जो ये ब्लैक कलर का पोर्शन है, मान लीजिए ये हमारा पूरा आँख है, इसके अंदर ये ब्लैक कलर का उसके अंदर भी एक छोटा सा डार्क ब्लैक होता है, इसको प्यूपिल कहा गया है। तो जब भी लाइट एंटर करता है ना तो इस ये एक्सपैंड होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वाला पोर्शन। फिर आई लेंस है, आई लेंस तो सिंपल इसे पीछे होता है जिस पे इमेज बनता है। रेटिना हो गया, स्क्रीन ऑफ द आई, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज बनता है रेटिना पे। और नेक्स्ट ऑप्टिकल नर्व्स, जो हमारा ब्रेन से पीछे कनेक्ट होता है ना उसको ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। तो ये इसमें सिंपल बेसिक डेफिनेशन पूछा जाता है जिसमें लाइट कहाँ से एंटर करती है, कौन लाइट को कंट्रोल करता है, और उसके बाद इमेज कहाँ पे बनता है, इमेज रेटिना पे बनता है, ये सब क्वेश्चन आता है। रेटिना से दिमाग तक कैसे जाता है, ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू जाता है, तो ये सब क्वेश्चन रहता है। अब आई केयर के लिए जनरली दिस इज जनरल बातें छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट इज ब्रेल स्क्रिप्ट। अब ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ लुईस ब्रेल ने इसको डेवलप किया था, दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर इज स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। अगर हिंदी में देखा जाए तो जी हाँ हिंदी में भी यही सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, तारे एंड सौर मंडल, जिसमें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे स्पेस में हैं उसको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, काम करता है। ये नहीं पूछा जाता, आप इसको बस जनरल नॉलेज के लिए आप रख सकते हैं। हाँ यहाँ से पूछा जाता है, अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, जो कि मून है। सैटेलाइट क्या होता है, सबसे पहले बात तो सैटेलाइट क्या होता है, तो जो भी किसी भी प्लैनेट के अंदर, अगर प्लैनेट के चारों तरफ अगर कुछ घूम रहा है तो वो उसका सैटेलाइट होगा। किसी भी मटेरियल के चारों तरफ कुछ भी घूम रहा है तो वो जो घूम रहा है वो उसका सैटेलाइट होगा। जैसे अर्थ सन का सैटेलाइट है, मून अर्थ का सैटेलाइट है, तो ऐसे होता है। और जैसे और भी बहुत सारे सैटेलाइट है, सैटर्न का, जुपिटर का। तो जो मून है ना वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसका नाम हमने दे दिया मून, बाकी है ये नेचुरल सैटेलाइट। मून का अपना कोई लाइट नहीं होता, वो सूरज की रोशनी पे रिफ्लेक्ट करता, वही हमें दिखाई देता है। मून का जो रोटेशन होता है वो 27.3 डेज, इतने दिन का इसका रोटेशन होता है, 27.3 डेज। और मून हमें हमेशा सेम साइड पे इसलिए दिखता है क्योंकि जो इसका जो रिवोल्यूशन होता है ना वो फिक्स रहता है कुछ एंगल पे। इसका जो टिल्ट होता है मून का, मून टिल्ट मतलब मून का जो झुकाव होता है वो एक एंगल पे फिक्स रहता है। एंगल होता है ये 23.5, 1.5, जो भी एंगल है। एक बार आप ये एंगल एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ तो ये मतलब ये एंगल दिस इज़ नॉट, हाँ लेकिन इस एंगल जो एंगल लॉक हो जाता है इसी को टाइडल लॉकिंग कहते हैं। तो अगर कल को क्वेश्चन आ गया कि द टर्म्स मेंशन इज टाइडल लॉकिंग, उसका क्या कंटेक्स्ट है, तो हाँ वो मून जो है वो सूरज के एक एंगल पे झुका हुआ होता है जिसके कारण हमेशा मून का सेम साइड हमें दिखता रहता है, उसका डार्क साइड हमें कभी नहीं दिखता। ये वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट इज हिंदी में भी देखा जाए तो हाँ दिस इज़ जनरल, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है प्राकृतिक उपग्रह। और 27.3, आप ये डेट जो पॉइंट है 27.3 इसको याद रख लीजिए, ऑप्शन में दिखेगा तो आपको अपने आप लगेगा हाँ ये तो पढ़ा है, मून से रिलेटेड पढ़ा हुआ है, तो अपने आप याद रहेगा। नेक्स्ट इज फेज ऑफ मून, मून का फेज होता है। मून का जैसे सबसे पहले होता है न्यू मून। न्यू मून में क्या होता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, मतलब पूरा एक न्यू मून स्टार्ट होता है इसमें, मतलब चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इसके बाद क्रेसेंट होता है, चांद ऐसे थोड़ा सा ऐसे हिस्से में दिखता है। फिर क्वार्टर होता है जिसमें चांद थोड़ा और दिखता है। इसके बाद फुल मून होता है जिसमें चांद पूरा दिखता है। और दो पूर्णिमा के बीच 29.5 दिन का गैप होता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ कभी कभार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा है सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम ये डायग्राम थोड़ा घोच पोच हो गया, बाकी यहाँ पे मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये नेपच्यून है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है।
और कुछ नहीं, यही है। इसको आप लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा तो है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, और नीचे होगा सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब सबका थोड़ा थोड़ा फीचर है, ये क्वेश्चन में वैसे तो नहीं पूछा था, लेकिन हाँ याद रख सकते हैं। नो नेचुरल सैटेलाइट किसका है? मरकरी का। वेनस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। पृथ्वी का तो सब पता ही है। मार्स का क्या है? इसके पास 2 मून है, दोनों का नाम क्या है? फोबोस एंड डिमोस, ये दोनों नाम याद रख सकते हैं आप। और ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं जुपिटर को, क्योंकि ये लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके बाद सैटर्न को सेकंड लार्जेस्ट बोला जाता है। और यूरेनस ब्लू ग्रीन कलर का है, यूरेनस, ड्यू टू मीथेन। ये सब चूँकि ये सब एनसीईआरटी में गिवन है और बहुत ही फैक्चुअल लग रहा है, पर एनसीईआरटी में गिवन है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इन बातों को ध्यान रख सकते हैं कि यूरेनस ब्लू कलर का है, मार्स रेड कलर का सबको पता है, लेकिन यूरेनस ब्लू कलर का ये बहुत कम को पता है। क्यों है? मीथेन के कारण। तो ये है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर ऐसा लगता है एग्जाम देने के बाद अरे बीपीएससी ने कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा, आलतू फालतू क्वेश्चन पूछा। नहीं, सब के सब एनसीईआरटी से होते हैं। बस इतना कम एनसीईआरटी में लिखा होता है कि उसको जनरली कैच कर पाना मुश्किल होता है। अगर हिंदी में देखें तो जी हाँ, हिंदी में भी यही सब लिखा हुआ है। यहाँ पे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेम, दिस इज सेम इन्फॉर्मेशन मैं बता चुका हूँ। सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो नीले रंग का होता है, ये किसके कारण होता है? ये मीथेन के कारण होता है नीला रंग। तो कुछ चीज़ें हैं वो हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, कुछ चीज़ें इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेके पढ़ें। एक पीडीएफ ही तो है, छोटा सा 8 से 10 पेज का पीडीएफ है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देते हैं। जैसे कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, तो जो भी ग्रुप ऑफ स्टार है जो एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाते हैं उसको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल याद रख लीजिए, उर्सा मेजर, ओरियन और कैसियोपिया। पोल स्टार क्या होता है? तो अर्थ के एक्सिस पे अपीयर्ड इन स्काई इंडिकेट द नॉर्थ, जो नॉर्थ डायरेक्शन देता है। एक मतलब ऐसा स्टार है जो अर्थ के एक्सिस पे हो, नेवर अपीयर टू मूव, उसको पोल स्टार कहते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होता है? कोमेट क्या होता है? और एक और होता है मीटियोराइट, मीटियोर्स। इनसे क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि चारों नाम सेम टू सेम है, आपको जनरली पता नहीं चलता कौन सा क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसलिए जो बातें सबको पता है, जो बहुत ही जनरल है, वहाँ से नहीं बनता क्वेश्चन, इधर से बनेगा जाएगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो एस्टेरॉइड क्या होता है? जो भी स्मॉल रॉकी बॉडी, जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ना, ये जो यहाँ से जो भी निकल के आता है उसको एस्टेरॉइड कहते हैं। कोमेट क्या होता है? कोमेट आईसी डस्टी गैसेस, जो गैस का जो गोला होता है, डेवलप अ ब्राइट टेल व्हेन नियर द सन। मतलब ये जो कोमेट क्या कहते हैं? टूटता तारा, ऐसे निकलता है ना, इसका पूंछ होता है और टूटता तारा की तरह दिखता है, इसको कोमेट कहते हैं। फिर मीटियोर्स क्या होता है? मीटियोर्स तो वो हो गया जो एटमॉस्फेयर में बर्न हो गया। मान लो कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी पे गिरा और वो हमारे वातावरण में आते आते जल के एकदम राख हो गए, उसको कहते हैं मीटियोर्स, माने यार, या फिर शूटिंग स्टार्स। वहीं पे अगर कोई ज़मीन पे आके गिर गया, सेम मीटियोर्स, सेम एस्टेरॉइड हमारे अर्थ के वातावरण को क्रॉस करते हुए ज़मीन पे आके गिर गया, तो उसको मीटियोराइट कहेंगे। तो ये 4 डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, ये पूछा जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं, जो चारों तरफ घूमता है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट वही होता है जो चारों तरफ घूमता है, आर्टिफिशियल होगा जो हम भेजते हैं, तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट चैप्टर है पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर। ये बहुत ही मतलब रैंडम, मतलब जनरल चैप्टर है, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, हाँ, लेकिन क्वेश्चन आएगा वो फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, तो मैं इन पूरे को स्किप कर सकता हूँ। एयर पोल्यूशन क्या होता है सबको पता ही है, लेकिन हाँ, मेजर पोल्यूटेंट यहाँ से क्वेश्चन आएगा। हिंदी में देख ले तो हिंदी में जनरली यही दिया हुआ है, इधर भी यही दिया हुआ है। मेजर पोल्यूटेंट क्या है? मेजर पोल्यूटेंट देख ले, वो भी एयर पोल्यूटेंट। तो इसमें क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM2.5, PM10, धुआं दूर। इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सा मेजर पोल्यूटेंट है कि नहीं है। उसके अलावा जो सोर्स है, तो सोर्स से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता, अगर पूछा भी जाएगा तो उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है, जो कि यूपीएससी में पूछा था। अगर बीपीएससी ने उस पैटर्न को पकड़ा तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो सकता है।
फिर ये हार्मफुल इफेक्ट आपको पता ही है, प्रिवेंशन मेजर जनरल सी बात है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वाटर पोल्यूशन पता ही है, जब पानी गंदा हो जाता है उसके बारे में है। काउजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन भी पता ही है आपको, इनसे क्वेश्चन नहीं आते, ना इफेक्ट से क्वेश्चन आते, ना प्रिवेंशन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट है क्विक रिवीजन। ये वो पॉइंट है, ये वो स्लाइड है जहाँ आप पेपर से एक दिन पहले, 1 घंटा पहले आप पढ़ेंगे, सब कुछ रिकॉल हो जाएगा आपको। गुड कंडक्टर क्या होता है, किस किस में गुड कंडक्टर है, याद रहे ये 17वीं बीपीएससी में पूछ रखा है इस कंटेक्स्ट क्वेश्चन। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। पुअर कंडक्टर, एलईडी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सब बता रखे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, फिनोमेना देखे, ये लाइक चार्जेज, अनलाइक, लाइटनिंग, इसके अलावा जो गर्जना होता है थंडरस्टॉर्म, वो भी, फोकस, रिचर स्केल। नेक्स्ट लाइट चैप्टर में ये रिफ्लेक्शन और ये वाला कंसेप्ट, विवियो, रेटिना, ह्यूमन आई वाला कंसेप्ट, लार्जेस्ट प्लैनेट, रेड प्लैनेट, ये सब जो हम पहले पढ़ चुके हैं उन सब से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। बाकी हमारा 8 नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर, दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी तो वो जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, दिमाग लगाना चाहिए। अगर अटपटा क्वेश्चन आएगा आप छोड़ सकते हैं। बाकी ये डेफिनेशन है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको कोई डेफिनेशन समझ नहीं आया तो आप इसे पढ़ सकते हैं आराम से। बाकी हमारा साइंस चैप्टर 8 नहीं, वो क्लास 8 ख़त्म हो चुका है। अब हम PYQ करेंगे और हम देखेंगे कि जो मैं पढ़ा रखा हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन सिर्फ PDF से ही है। तो आपका स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए, PDF पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िए, उसके बाद PYQ अटैम्प्ट करिए। जो भी आपके पास बुक है उससे आप PYQ अटैम्प्ट करिए। इससे आपको होलिस्टिकली लगभग 28 में से 24 क्वेश्चन आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। जो 72 BPSC आने वाला है आप उसको देख सकते हैं। अब हम करेंगे आगे PYQ और समझेंगे किस तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं।